नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। मल्लिकार्जुन खड़गे कर सकते हैं नामांकन दाखिल, गांधी परिवार से मिला समर्थन। दिग्विजय सिंह से पूछा गया शशि थरूर बेहतर है या अशोक गहलोत, बोले मैं क्या बुरा हूं। कांग्रेस अब ना तो राष्ट्रीय है और ना ही क्षेत्रीय दल पर रह गई। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का कांग्रेस पर निशाना। जबलपुर में ऑर्डेंस फैक्ट्री में लगी आग, पूरी बिल्डिंग खाक, 5 कर्मचारी गंभीर रूप से हुए घायल। अब खबरें जानने के विस्तार से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। शुक्रवार उनके दौरे का दूसरा दिन है और गुरुवार को उनका काफी व्यस्त कार्यक्रम था। और प्रधानमंत्री के इस गुजरात दौरे की शुरुआत सूरत से हुई है और उन्होंने सूरत के अलावा भावनगर और अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने अहमदाबाद में अपने नाम पर बने स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया। उनका शुक्रवार को भी काफी व्यस्त कार्यक्रम है और इसमें गांधीनगर और मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने से लेकर अहमदाबाद मेट्रो रेल के पहले चरण के शुभारंभ तक का कार्यक्रम इसमें शामिल है। वो मेट्रो में सवारी भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस की सवारी भी करेंगे। गांधीनगर स्टेशन पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद वो इस ट्रेन से कालूपुर रेलवे स्टेशन तक की यात्रा करेंगे। वहीं वो अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना को हरी झंडी दिखाने के बाद कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो रेल में यात्रा भी करेंगे। प्रधानमंत्री अंबाजी में 7200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए 45,000 से अधिक घरों का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है। प्रधानमंत्री प्रसाद योजना के तहत अंबाजी मंदिर में तिरंगा हिल, अंबाजी आबू रोड, नई ब्रांड गेज लाइन और त्रि सुविधा के विकास की परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। तो आज हरी झंडी वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री दिखाएंगे और उसे वहां से रवाना भी करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गांधी परिवार के समर्थन से मल्लिकार्जुन खड़गे शुक्रवार को उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शुक्रवार को ही नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस के G23 खेमे में नेताओं ने भी गुरुवार को बैठक की है। यह बैठक आनंद शर्मा के आवास पर हुई है। इस बैठक में मनीष तिवारी, पृथ्वीराज चौहान, भूपेंद्र हुड्डा सहित कई नेता इसमें मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक G23 खेमे में भी अध्यक्ष पद के चुनाव की उम्मीदवार उतार सकता है और शुक्रवार को G23 ग्रुप ने एक और बैठक बुलाई है। शशि थरूर दिग्विजय सिंह के बाद G23 खेमे भी उम्मीदवार उतारने पर चर्चा कर रहा है और वहीं गांधी परिवार की पसंद के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनाव में उतर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव दिलचस्प बनता जा रहा है और पार्टी के वरिष्ठ नेता के एक करीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। सूत्रों ने बुधवार को बताया था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अगर कहेंगी तो पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से गुरेज नहीं करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नेहरू गांधी परिवार के भरोसेमंद खड़गे का नाम 17 अक्टूबर को होने वाले AICC अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कई दिनों से चर्चा में है। इस चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी और राज्यसभा में नेता विपक्ष के एक करीबी सहयोगी ने कहा कि खड़गे ने सोनिया गांधी को बताया कि पार्टी जो भी फैसला लेगी वो उसका पालन करेंगे और वो वही करेंगे जो पार्टी उन्हें करने के लिए कहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख नजदीक आने के साथ ही सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस प्रमुख पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं। बता दें कि दिग्विजय सिंह 30 सितंबर यानी कि आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। बता दें कि नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन आज ही है और दिग्विजय सिंह से गुरुवार को सवाल पूछा गया था कि एक हफ्ते पहले आपने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा था कि मुझे रेस से बाहर मत कीजिए, क्या उस वक्त आपकी जुबान पर सरस्वती विराजमान थी? और इस सवाल पर बता दें उन्होंने जवाब दिया है कि मुझसे एक हफ्ते पहले पूछा गया था कि शशि थरूर और अशोक गहलोत में से
किसका समर्थन करेंगे। दोनों ही हमारे मित्र हैं और तो मैंने कहा था कि आप मुझे अध्यक्ष पद की रेस में क्यों बाहर कर रहे हैं, मैं क्या बुरा हूं, सीधे तौर पर ये जवाब उन्होंने दिया था। बता दें कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब मैदान साफ है तो मैं सोचा कि क्यों नहीं मैं भी नामांकन कर देता हूं, सीधे तौर पर ये जवाब देते हुए नजर आए। शुरुआत में पार्टी के द्वारा नाम तय करने की बात चल रही थी तो बात अलग थी, लेकिन अब स्थिति अलग है। उन्होंने कहा कि अगर वो नवनिर्वाचित होते तो पार्टी के फैसलों को पूरा करेंगे, जैसा कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है और एक अच्छा नेता तानाशाह नहीं होता बल्कि सबके साथ लेकर चलता है। उदाहरण के लिए सोनिया गांधी सभी से सलाह लेती हैं और इसके बाद ही वो कोई फैसला लेती हैं। ये किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में नेतृत्व की प्रणाली होती है। तो सीधे तौर पर ये तमाम बातें दिग्विजय सिंह की तरफ से सामने आई। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उड़ीसा के दौरे पर हैं। बता दें यहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब ना तो राष्ट्रीय है और ना ही क्षेत्रीय दल पर रह गई है, अब कांग्रेस सिर्फ भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है। वहीं बीजेपी सबसे मजबूत संगठन बनती नजर आ रही है और उभर भी रही है संगठन बनकर। इसके अलावा उन्होंने राज्य की बीजेडी सरकार पर हमला किया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस अब ना तो राष्ट्रीय और ना ही क्षेत्रीय दल की रह गई है, अब वो भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादातर विधानसभा सीटों पर उसके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। उड़ीसा में निश्चित तौर पर बिरजू पटनायक का परिवार राज कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना परिवार के राज से मुक्त हो रही है। नड्डा ने कहा कि भारत जैसे लोकतंत्र के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज्यादातर राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में सिमट कर रह गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राष्ट्रीय दल है और उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षी है। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभी राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में सिमट कर रह गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के नाते बीजेपी अब अलग अलग राज्यों में परिवारवाद की राजनीति करने वाले दलों से लड़ रही है। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में रक्षक ही भक्षक हैं, क्योंकि कम से कम 3 मंत्री कथित तौर पर हत्या के अलग अलग मामलों में संलिप्त पाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उड़ीसा में पीएमवाई, मनरेगा और अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार हुआ है और बीजेडी के शासन में कुशासन का आरोप लगाते हुए उन्होंने दावा किया है कि उड़ीसा के लोगों को अपने रिश्तेदारों को साइकिल पर अस्पताल ले जाना पड़ता है। तो सीधे तौर पर वो निशाना साधते हुए नजर आए, संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने तमाम बातें कही। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि जबलपुर में उड़ीसा फैक्ट्री खमरिया में F6 सेक्शन में भीषण आग लग गई और इस हादसे में फैक्ट्री के 5 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्होंने खामिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बता दें आग लगने के बाद पूरी बिल्डिंग खाक हो गई। भारतीय सेना के लिए हथियार बनाने वाली जबलपुर की आयुध निर्माण खमरिया में यह हादसा हुआ है और आयुध निर्माण फैक्ट्री के सेक्शन 6 की 637 नंबर बिल्डिंग में डिकेट्स मेल्टर मशीन में एल्यूमिनियम पाउडर में आग लगने की वजह से यह हादसा हुआ है। धमाके के साथ ही आग लगी थी और इसी वजह से वहां काम कर रहे कई कर्मचारी आग की चपेट में आ गए और 5 गंभीर रूप से उसमें घायल भी हो गए। बता दें कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इसके साथ ही कुछ कर्मचारियों को मामूली चोटें भी आई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। बाकी कर्मचारियों का इलाज जबलपुर शहर के निजी अस्पताल में किया जा रहा है। जबलपुर के खमरिया फैक्ट्री में हुई इस हादसे के पीछे की वजह क्या है, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है। बता दें कि फैक्ट्री प्रबंधक से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि हादसे की जांच कराई जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि हादसा होते ही वहां मौजूद तमाम दमकल कर्मचारियों ने तत्काल आग पर काबू पा लिया। अब इस हादसे से कितना नुकसान हुआ है फिलहाल ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि हादसे में कोई भी बड़ी जान हानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि निर्माण फैक्ट्री में यह हादसा पहली बार नहीं हुआ है और इसके पहले भी कई बार इसी तरह के हादसे हो चुके हैं, जिसमें कर्मचारियों ने अपनी जान तक गंवाई है। बता दें कि निर्माण फैक्ट्री एनडी तिवारी का कहना है कि फिलहाल स्थिति अभी नियंत्रण में है। घायलों का इलाज अस्पताल में लगातार जारी है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, Lyra,
anytime, anywhere. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का गरबा में मुस्लिम युवकों की एंट्री पर बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मामला मेरे संज्ञान में आया है, फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती है। उन्होंने मामले में जानकारी लेने की बात कही है। सीधी पहुंचे गृह मंत्री से पत्रकारों ने इंदौर की घटना पर सवाल पूछे गए तो इंदौर के गरबा कार्यक्रम में मुस्लिम युवकों पर पहचान छिपाकर एंट्री का आरोप लगाया गया था और उन्होंने गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए जानकारी लेने की बात कही थी। अल्पप्रवास पर पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने योजनाओं की समीक्षा बैठक की और बैठक में जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे थे। बता दें कि उन्होंने सीधी में निवेश के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि सीधी जिले में रोजगार की समस्या बनी हुई है। नरोत्तम मिश्रा ने सर्किट हाउस में विधायक, सांसद सहित पार्टी के तमाम नेताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत नरोत्तम मिश्रा योजना की समीक्षा कर रहे थे और पत्रकारों से बातचीत करते समय गृह मंत्री ने स्थानीय मुद्दों पर अपना सुझाव और विचार भी साझा किया था। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जब बिहार के अपहरण, हत्या वाले डरावने और दौर को महाबली लालू प्रसाद के हाथ मिलाया है और तब निवेशकों का भरोसा टूटा है। राज्य की कानून व्यवस्था और उद्यमियों के प्रति शासन के रवैये को लेकर जो भरोसा लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाने से खत्म हुआ, उसे चंद निवेशकों से जबरन हाथ उठवाकर लौटाया नहीं जा सकता। किसकी हिम्मत है कि मुख्यमंत्री के सामने उनके कहने पर हाथ नहीं उठाए। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सत्ता का रिमोट कंट्रोल लालू प्रसाद के हाथ जाते ही देश भर के उद्यमियों का वो विश्वास समाप्त हो गया है जो एनडीए सरकार के उद्योग मंत्री के रूप में शहनवाज हुसैन ने बड़ी मेहनत से बनाया था। 2006 में जिन 400 से ज्यादा लोगों ने सरकार में बीजेपी के होने पर भरोसा कर बिहार में निवेश किया था, उनका 600 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया नहीं चुकाया गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। आज बिहार इन्वेस्टर्स मीट में देश के 100 बड़े उद्योगपतियों में एक भी बड़ा नाम शामिल नहीं हुआ और नीतीश जी हाथ उठवा रहे हैं कि आपको भरोसा है कि नहीं भरोसा। किस उद्योगपति की हिम्मत है कि मुख्यमंत्री के हाथ उठाने पर वो हाथ न उठाए। देखिए, जब तक लालू यादव की पार्टी आपके सरकार में रहेगी तब तक इन्वेस्टर्स का भरोसा सरकार पर पैदा। पिछले दिनों बाढ़ एनटीपीसी में अपराधी 2-2 बार घुसकर गोलियां चलाई, वहां के लोगों को घायल कर दिया, लेकिन आज तक लोग गिरफ्तार नहीं किए जा सके। और 9 अगस्त के बाद लगातार जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं कि आम आदमी दहशत में है, डरा हुआ है, भयभीत है, तो जब आम आदमी का ये हाल है तो उद्योग लगाने कौन आएगा। और 2006 और 2011 की जो औद्योगिक नीति है उसके तहत करीब 300 उद्योगपतियों का 600 करोड़ बकाया है, जिसको पाने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। सरकार सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हार गई, फिर भी आज तक उनका भुगतान नहीं हुआ है। आपकी सरकार ने 400 से ज़्यादा जो स्थानीय लोगों ने बियाडा में उद्योग लगाया था उनको रद्द करने का आदेश दे दिया है। और इतना ही नहीं, तो बजट में आपने केवल 250 करोड़ का प्रावधान किया सब्सिडी के लिए। तो नीतियाँ कैसी भी बना दीजिए, अगर केवल 250 करोड़ सब्सिडी का प्रावधान होगा तो लोगों को वर्षों लग जाएंगे सब्सिडी लेने में। ये तो शहनवाज हुसैन थे जो उद्योग मंत्री के नाते जो देश भर में घूम घूम कर उद्योगों को लाने का प्रयास कर रहे थे। अब आपके पास कोई शहनवाज हुसैन नहीं है और जो शामिल नहीं है, तब तक देश के इन्वेस्टर्स का भरोसा उस सरकार में पैदा नहीं हो सकता है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र में सीएम भगवत मान के तंज का पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने जवाब देते हुए कहा कि वो कहीं गायब हुए हैं और चुन्नी ने कहा कि वो पहले कनाडा में थे और अब अमेरिका में है। उन्होंने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार में बदलाव के बाद जब मैं सीएम बना तो करीब 3 महीने तक ठीक से सो नहीं पाया, इसी वजह से मेरी आंखों में डार्कनेस आ गई है और मुझे ऑपरेशन करना पड़ा। बता दें कि चरणजीत सिंह ने कहा कि मैंने सीएम रहते सैकड़ों
फाइलों पर फैसला लेते हुए हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से आम आदमी पार्टी सरकार के करीब 150 फैसले लागू नहीं किए गए हैं। इन फैसलों को किनारे कर सरकार नए सिरे में फैसले लागू कर रही है और चरणजीत संघनी ने कहा कि मुझे कभी भी संपर्क किया जा सकता है और मुझे सरकार या सीएम मान की तरफ से अभी तक कोई फोन नहीं आया है। यदि सरकार को कोई संदेश है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस सवाल के जवाब में किसी तरह की कोई राजनीतिक प्रतिशोध नहीं होना चाहिए। चुन्नी ने आगे कहा कि सरकार ने किसी हित और कर्मचारी भर्ती, बिजली दरों में कमी और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने जैसी प्रमुख फैसलों को लागू नहीं किया। बता दें कि बिजली दरों में कटौती करने में फैसले को लागू करने के बजाय सरकार ने नए सिरे और फैसले लागू किए हैं। तो सीधे तौर पर पलटवार करते नजर आए भगवत मान पर। हरियाणा सरकार गुरुग्राम में अरावली की पहाड़ियों पर जंगल सफारी और ट्रैकिंग रूट बनाने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को दुबई रवाना हुए। ये प्रतिनिधिमंडल वहां के जंगल सफारी पार्क का अध्ययन करेगा और वैसे ही पार्क गुरुग्राम में बनाने की संभावनाएं तलाशेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुछ महीने पहले गुरुग्राम में जंगल सफारी और ट्रैकिंग रूट बनाने का प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने इसी चर्चा केंद्र वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ एक बैठक में की थी। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट की ग्रीन इकोनॉमिक पर होने वाली मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए भूपेंद्र यादव की बुधवार को दुबई रवाना हुए और उम्मीद है कि खट्टर और यादव गुरुवार को दुबई का जंगल सफारी पार्क देखने जाएंगे। एक अधिकारी ने खट्टर की इस यात्रा में थोड़ी देरी हुई। दरअसल जिस बैग में उनका पासपोर्ट रखा हुआ था वो उनके चंडीगढ़ स्थित घर पर ही छूट गया था। इसी वजह से उनकी अमीरात एयरलाइंस की फ्लाइट छूट गई, जिससे उन्हें दुबई जाना पड़ा। उनका पासपोर्ट दिल्ली पहुंचाया गया। इसके बाद वो अपने निजी सुरक्षा अधिकारी के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट से दुबई रवाना हुए और इन लोगों के ने इकोनॉमी क्लास में यात्रा की। बता दें कि खट्टर और उनके साथ गए अधिकारियों का दुबई में कुछ निवेशकों से मिलने का भी कार्यक्रम है। और बता दें इस दौरान हरियाणा में शुरू किए जा रहे वाली परियोजना पर चर्चा की जाएगी। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री भगवत मान की ओर से पेश विश्वास मत पर चर्चा होगी और बता दें सत्र का दूसरा दिन और सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होगी। इसके हंगामेदार होने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। सत्र के पहले दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री मान ने विश्वास मत पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। उनका आरोप था कि बीजेपी की इस कोशिश में कांग्रेस उसका साथ दे रही है। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा लगातार जारी रहेगी और इस पर मतदान 3 अक्टूबर को कराया जाएगा। भगवत मान ने मंगलवार को जब विश्वास मत पेश किया था तो काफी हंगामा भी हुआ था। जिस तरह से विधानसभा की तस्वीरें सामने आ रही थी, हंगामेदार विधानसभा रही थी उस दौरान। बता दें उस दिन सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित भी करनी पड़ी थी। विपक्ष के सदस्य विश्वास मत और विश्वास प्रस्ताव को गैर कानूनी बता रहे थे। बता दें नेता प्रतिपक्ष और नेता विपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रताप बजवा ने कहा था कि विश्वास मत लाना राज्यपाल की शक्तियों को चुनौती देना है। उन्होंने कहा कि विश्वास मत लाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। कांग्रेस के सदस्य ने वेल में आकर हंगामा किया। इसके बाद स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने मार्शल को कांग्रेस विधायक को सदन से बाहर निकालने का आदेश दिया था। बीजेपी विधायक के सदन से वॉकआउट किया था। मान सरकार ने पहले 22 सितंबर को विशेष सत्र बुलाया था और उसमें विश्वास मत रखने का एजेंडा तय किया था। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उसे मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन बाद में कानूनी सलाह लेने के बाद उन्होंने ये मंजूरी वापस ली थी। राज्यपाल का कहना था कि विधानसभा की नियमावली में विश्वास मत में लिए विधानसभा का सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं है। बता दें कि राज्यपाल के इस कदम को आम आदमी पार्टी ने राजनीति से प्रेरित बताया था। मुख्यमंत्री भगवत मान ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही थी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन वहां कम पड़ जाएंगे, पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल।
भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा सी, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा कुक्ड, थोड़ा रॉ, थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार, ताकि हर खाने वाले को याद रहे बनाने वाले का नाम। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। मेरा ट्विस्ट, वंडर मसाला, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले, सलाम। ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गुट पर निशाना साधा। बता दें कि पूर्व सीएम ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे गुट पर हमला करते हुए कहा कि My life, my Lyra. वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है।